आज पेश होगा झारखंड का बजट। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पेश करेंगे बजट। रामेश्वर उरांव ने बताया आमजन के अनुरूप होगा बजट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों के साथ की बैठक। पेश होने वाले बजट पर की गई चर्चा। विधायक नलिन सोरेन के आवास पर हुई बैठक। बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द। 10 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। ईवीएम खरीदने के लिए 122 करोड़ की राशि जारी। बंगाल चुनाव पर बोले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। टीएमसी को जीतने के लिए पूरा समर्थन। ममता बनर्जी के लिए करेंगे प्रचार। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर पटना से, जहां बेऊर जेल में छापेमारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है। वायरल वीडियो से मची है खलबली। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वायरल वीडियो से खलबली मची है। कई थानों के पुलिस छापेमारी में शामिल। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई थानों के पुलिस छापेमारी में शामिल हो गई है। एसडीओ सिटी एसपी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की जा रही है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पटना से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां बेऊर जेल में छापेमारी की गई है। और इसी खबर पर अनिल कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पे मौजूद है। अनिल, क्या है ये पूरा मामला? एक वीडियो वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में पूरी तरह से हड़कंप का माहौल था। और वहीं अब जो है वो राज्य के सभी जेलों में काराओं में छापेमारी की जा रही है। और कई संदिग्ध बताए जा रहे हैं कि कई संदिग्ध सामान भी वहां से मिले हैं। हालांकि पटना के बेऊर जेल में भी छापेमारी जारी है। और यहाँ पे जो वीडियो वायरल हुआ था तो उसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और तमाम राज्य के जेलों में जो है छापेमारी की कार्रवाई जो है वो की गई है। जी जलील, ये वीडियो है कैसी? जी, बीते दिन एक मामला हुआ था जो मुकामा थाना अंतर्गत कहीं ना कहीं एक गोली चलने का, रेलवे स्टेशन पर गोली चलने के बाद एक गार्ड को लगी थी। और वहां से एक अभिषेक नाम का व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं फरार हो गया है। और उसी का एक वीडियो वायरल, जो जेल के अंदर से कहीं ना कहीं ये वीडियो वायरल कर उसके फैमिली तक पहुंचाया गया था। वही वीडियो वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं पूरे महकमे में इसके बाद हड़कंप सा मच गया। दरअसल ये वीडियो वहां जेल अगर जेल की बात करें तो कहीं ना कहीं ये संदेहास्पद स्थिति है। वहां भी अगर इलेक्ट्रॉनिक और काफी गैजेट्स जो है वो उस वीडियो में दिखाई पड़े थे। टोटल ऐशो आराम के सारे सामान उस कारा में दिखाई दिए थे, बेऊर जेल में दिखाई दिए थे, जिसको लेकर कई पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार लोजपा कार्यकर्ताओं की ओर से लोजपा छोड़ जदयू का दामन थामने की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान काफी परेशान दिख रहे हैं। इसी बीच हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने चिराग पासवान को नसीहत दे डाली है और कहा कि पार्टी की कमान पशुपति पारस जी को सौंप दे। इसके साथ ही उन्होंने चिराग पासवान को इस्तीफा देने की भी बात कही है। एलजेपी जहां पार्टी में मची भगदड़ से परेशान है, वहीं जेडीयू भी इस भगदड़ को और तेज करने में जुटी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार एलजेपी जो है इसके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता छोड़ करके दूसरे पार्टी का दामन थाम रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी का बिहार में हो रहा है तो वो है चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका अपना एक जनाधार हुआ करता था रामविलास पासवान के वक्त पर। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद जिस तरह से चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया,
शायद इसका खामियाजा है कि चिराग पासवान को भुगतना पड़ रहा है। उनके दल के जो नेता हैं वो अब दूसरे दलों में जा रहे हैं और जो बचे हुए हैं वो जाने की तलाश कर रहे हैं, उनकी बातचीत हो रही है। ऐसे में चिराग पासवान दिल्ली में रहते हैं और बिहार के अंदर की राजनीति करना बेहद मुश्किल है। हालांकि बीच बीच में वो अपनी मौजूदगी भले ही दर्ज कराते हों बिहार में, लेकिन जो परिस्थितियाँ जो स्थितियाँ रामविलास पासवान के वक्त में थी लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के, वो अब धीरे धीरे सिमटती दिख रही है। अब भविष्य क्या होगा चिराग पासवान का, भविष्य क्या होगा लोक जनशक्ति पार्टी का, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले शनिवार को जब चिराग पासवान अपने पिता के संसदीय क्षेत्र गए थे तो वहाँ भी उनके कुछ समर्थकों ने उनके ऊपर तंज कसा था और कहा था कि ये आपके पिताजी का संसदीय क्षेत्र रहा है, आप यहाँ ज़रूर आया जाया कीजिए। यानी कि 2 साल के भीतर अपने पिता के संसदीय क्षेत्र न जाना, अपने खुद के लिए गए फैसले और अपने कुछ लोगों के समर्थकों के घिरे हुए चिराग पासवान की आज वर्तमान स्थिति यह है कि उनके जो इकलौते विधायक थे लोक जनशक्ति पार्टी के, वो भी जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। दूसरी बात, जो बड़े नेता थे लोक जनशक्ति पार्टी के, वो उनसे बगावत कर चुके हैं। इसी बीच हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी तंज कसते हुए कहा है कि चिराग पासवान को अब अपनी पार्टी छोड़कर, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को छोड़ करके अपने चाचा पशुपति पारस को सौंप देनी चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं चिराग पासवान और उनके परिवार के लोगों तक ही अब यह पार्टी सिमट कर रह गई है, जिसको लेकर के विपक्ष भी तंज कस रहा है और अकेले पड़ते चले जा रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान, जिसका खामियाजा उनकी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं में नाराजगी के तौर पर देखने को मिल रहा है। जी नियाज। जी गौतम, बिल्कुल जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि एलजेपी के ऊपर राजनीतिक संकट जो है वो लगातार मंडरा रहा है। विधानसभा चुनाव, जो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से एलजेपी के जो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो दिन पे दिन ढलता जा रहा है, तो इससे तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ गौतम, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से चिराग पासवान खुद को हनुमान बताते हैं, ठीक है, और इस हनुमान को क्या लगता है कि क्या आप ये खुद अपनी लंका को बचा पाएंगे? बिल्कुल नियाज, आपने बहुत सही शब्दों का इस्तेमाल किया है कि जिस हनुमान की बात लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान कहा करते थे और कहते थे कि मेरे अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसते हैं, यानी मैं उनका दूत हूँ, मैं उनका हनुमान हूँ। लेकिन क्या हनुमान कभी भी लंका को छोड़ के अपने बंगले में आग लगा सकता है? ये नहीं हो सकता। लेकिन चिराग पासवान ने अपने बंगले में खुद से आग लगाई, खुद के निर्णय को लेकर आग लगाई और अपने निर्णय को आज भी कबूल नहीं करते हैं। उन्होंने माना कि जो 143 सीट पर जो चुनाव लड़ने का जो फैसला था वो बेहद ज़रूरी था। वो चाहते थे कि चिराग पासवान अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते थे और वो चुनाव के बाद आंकड़ों को भी देखकर ये कहते हैं कि भले ही उनकी पार्टी ने सिर्फ 1 सीटें जीती हो, मगर उनका जो वोट बैंक है वो बढ़ा है। पता नहीं जिस आंकड़े को देखकर चिराग पासवान कहते हैं। हालांकि दबी जुबान में उनके तमाम जो सांसद इस वक्त 543 में जो 6 सांसद थे, अब राज्यसभा में उनकी अब सदस्यता 0 रह गई है। विधानसभा में 1 जो विधायक थे वो चले गए हैं। तो अब बिहार के अंदर की जो राजनीति है, जिसके लिए रामविलास पासवान जाने जाते थे, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के निर्णय के बाद उनके हट की जिद की वजह से जो आज स्थितियां हैं चिराग पासवान की, भगदड़ की स्थिति है। तमाम जो नेता विधायक हैं वो दूसरे दलों में जाने के लिए बात कर रहे हैं, या तो फिर उनकी बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। खरमास के बाद आपने देखा कि सैकड़ों की तादाद में दिनेश जी चले जाते हैं, उनके साथ समर्थक चले जाते हैं और यही कारण है कि आज उनके पार्टी के जो दूसरे दलों में जाने के लिए लंबी लाइन लगाए हुए हैं। क्योंकि अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में बचे जो सदस्य हैं वो और उनके परिवार के लोग ही बचे हैं। इनके चाचा, इनके चचेरे भाई, बस यही लोग हैं। क्योंकि देखिए, महबूब अली कैसर के बेटे ने भी आरजेडी का दामन थाम लिया। बीना शाही आज चंदन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और पशुपति पारस जो कि उनके भाई, उनके चाचा हैं, वो अब इस पार्टी में। तो कहने का मतलब कि चाचा और भतीजे की पार्टी ये बनकर रह गई है। तो कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो अब दूसरे दलों का दामन थामने लगे हैं और जेडीयू के बीच नीतीश कुमार के और चिराग पासवान के बीच जो लड़ाई है वो अब इसका खामियाजा पार्टी में देखने को मिल रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार जो चीज़ ठान लेते हैं वो करके रहते हैं और अंदर की बात यह है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान के उस रवैये से
उस निर्णय से बेहद नाराज हैं, जिसकी वजह से उन्होंने 143 सीट पर, खास करके 143 सीट पर वैसे सीटों पर जहां जेडीयू के कैंडिडेट है उनको हराने का काम किया है। अगर दोनों दल एक साथ होते, आज एनडीए में होते, तो आज जो स्थितियां हैं वो आंकड़े के हिसाब से 2/3 बहुमत से बहुत ज़्यादा होती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2/3 पर किस तरीके से सिमट कर रह गई एनडीए, ये सबको पता है। भले ही सरकार बिहार में बनी हो, लेकिन जिस बंगले की, जिस सरकार की, जिस सियासत की चाबी चिराग पासवान चाहते थे कि वो लेकर घूमेंगे, वो नहीं हो पाया। और इनका जो निर्णय है वो नियाज बहुत ही गलत साबित हुआ, और इसी निर्णय की वजह से आज लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला टूटने के कगार पर है। बंगले से लोग भागने को तैयार हैं, तीर का दामन थाम रहे हैं, कुछ लालटेन थाम रहे हैं तो कुछ कमल का फूल पकड़ रहे हैं, लेकिन बंगले में अब रहना नहीं चाहते, क्योंकि बंगले में सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान की सियासत चलती है। बिल्कुल गौतम, लेकिन जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि जैसा कि आपने कहा कि पार्टी के टूट की वजह क्या हो सकती है, क्या पार्टी के टूट की वजह नेतृत्व है? क्योंकि जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि चिराग पासवान खुद जब ये घूमने के लिए गए तो वहां के लोगों ने कहा कि आप यहाँ पे आते जाते रहा कीजिए, ये आपके पापा का क्षेत्र है। तो इस तरीके से क्या ये कम्युनिकेशन गैप जो है, जो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं और पार्टी नेतृत्वों के बीच लगातार देखा जा रहा है, जिसकी वजह से ये टूट की जो परिस्थिति बनी हुई है, ये क्या असल वजह हो सकती है? नियाज, अगर कारणों की बात करें तो प्रमुख कारण है, सबसे बड़ा कारण है लोक जनशक्ति पार्टी के जो आज की जो स्थितियां हैं उसके पीछे की मुख्य वजह है, पहला, रामविलास पासवान का निधन होना। रामविलास पासवान अगर होते तो शायद पार्टी कभी नहीं बिखरती, क्योंकि वो पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को फेस टू फेस नाम से पुकारते थे, उनके साथ रहते थे। जब भी आते थे पटना तो अपने क्षेत्र पे जाते थे, दलितों के मसीहा कहलाते थे, दलितों की राजनीति करते थे रामविलास पासवान। उनको पता था कि कब कहाँ कैसे निर्णय लेना है। यही कारण है कि उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। आप देखिए नियाज की सबसे ज़्यादा किसी प्रधानमंत्री के साथ काम करने वाला कोई शख्स है तो इतिहास साक्षी है कि सिर्फ और सिर्फ रामविलास पासवान हुए हैं। इतिहास साक्षी है कि सबसे ज़्यादा वोटों से अगर कोई जीतने वाला शख्स है तो वो रामविलास पासवान है, जिन्होंने वैशाली से सर्वाधिक मतों से जीत हासिल करके लोकसभा में केंद्रीय मंत्री बने। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री का, जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं लगभग सबके कार्यकाल में रामविलास पासवान ने कैबिनेट में अपनी जगह बनाई। तो ये जो रामविलास पासवान का जो कल्चर और नेचर था, जिसकी वजह से लोक जनशक्ति पार्टी खड़ी हुई थी, आज इसके हजारों नहीं लाखों कार्यकर्ता थे। खुद लाखों कार्यकर्ता इनके वैशाली में हुआ करते थे, पूरे बिहार की बात छोड़ दीजिए। तो ऐसे में पहला कारण जो जनता समझ रही है वो ये है कि रामविलास पासवान का असामयिक निधन होना, जिसकी वजह से उनके लेवल के जो नेता थे वो अलग हो गए। दूसरी बात, चिराग पासवान को जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो बनाया गया, क्या ये वक्त सही था? क्या कोई और नहीं हो सकता था? परिवारवाद से की वजह से बहुत सारे जो इनके चहेते नेता थे वो बाहर चले गए। तीसरा, टिकट बंटवारे में जिस तरह से 143 सीटों पर भले ही इन्होंने खरीद करके या पैसे लेकर के या बिना पैसे लिए, जो भी हो, आरोप तो लगते हैं, लेकिन अगर इन्होंने 143 सीटों पर जो प्रत्याशी खड़े किए, क्या वो 143 इनके कार्यकर्ता थे, नेता थे? नहीं, वो दूसरे दलों से आए हुए नेता थे। तो अपने पार्टी के अंदर के नेताओं को तवज्जो नहीं देना, दूसरी पार्टी के नेताओं को टिकट देना भी एक प्रमुख कारण रहा। तो तीन वजह तो ये थी। और तो अपने चौथा, पार्टी के नेताओं को तवज्जो ना देना और दूसरे पार्टी के नेताओं को तवज्जो देना, ये एक अहम वजह हो सकती है, और इसे तमाम तरह की और भी वजहें हैं जो कहीं ना कहीं एक कारण बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, लातेहार से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां डैन बिसाही के आरोप में महिला को गर्म हंसुए से दागा गया। तो लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लाठी डंडे से भी महिला की पिटाई की गई है। लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायल महिला का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल महिला को लाठी और डंडों से भी पिटाई की गई है। लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। वीडियो गणेश रजक ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। तो सदर थाना क्षेत्र के
हुंटार गांव का ये पूरा मामला है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोपी कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। गोपी, क्या है ये पूरा मामला? जिस तरह की खबरें जो है झारखंड को कलंकित करने का काम करती है और ये पूरा मामला मंगलवार का है, जहां सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुटा की जो है एक महिला झुलसी जुगली देवी, सॉरी माफ कीजिएगा, जुगली देवी के साथ डायन बिसाही के आरोप में ग्रामीण ने मारपीट किया। पहले तो उसे रस्सी से बांधकर मारपीट की और अगर इतने में भी उन लोगों को तसल्ली नहीं हुआ, उसके बाद गर्म हंसुए से जो है सो उसे दागा गया और इसी क्रम में महिला जो है सो बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर अभी भी उसका इलाज किया जा रहा है। और इस पूरे मामले की जानकारी के बाद डीसी जो है यहाँ के लातेहार डीसी ऑफ इमरान, उन्होंने सख्त आदेश दिया है कि लातेहार पुलिस और जो यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी है गणेश रजक, उन्हें आदेश दिया है कि इस पूरे मामले की जांच हो और जांच के बाद जो भी इसमें आरोपी पाए जाते हैं उन लोगों पर सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और इसी क्रम में लातेहार पुलिस ने 5 लोगों पर नामजद जो है प्राथमिकी दर्ज की है और उसके बाद जो थाना प्रभारी है अमित कुमार गुप्ता, उन्होंने ये कहा है कि आज पूरे मामले का अनुसंधान किया जा रहा है और अनुसंधान के बाद कुछ और लोगों पर भी जो है प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। नियाज जी गोपी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं आज झारखंड का बजट पेश होना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का 92,000 करोड़ का होगा। कोरोना से उबरने के लिए हेमंत सरकार इस बार भी बड़े प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की जगह लोगों से सीधे जुड़ी योजनाओं को अहमियत देगी। जीवन और जीविका से जुड़ी योजनाओं पर जोर रहेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर बजट में देश में पहली बार यूनिवर्सल पेंशन योजना की घोषणा होगी। इसके तहत सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी जरूरतमंद वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और अनाथों को मासिक पेंशन दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी के साथ साथ महागठबंधन सरकार के सहयोगी झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने भी स्वागत किया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता कुमार कामेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुमार, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कोरोना के बाद ये बजट कितना अहम होने वाला है राज्य के लिए? देखिए नियाज, अब से कुछ घंटे बाद ही झारखंड सरकार अपना वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करने वाली है। देखिए झारखंड सरकार को, अगर हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली जो झारखंड में सरकार चल रही है उसको लगभग 1 साल के बाद ये अपना दूसरा बजट पेश करेगी। पहले बजट में जिस तरह से कोरोना से पूरी तरह से प्रभावित बजट रहा, उसी तरह दूसरा बजट जो है ये कोरोना काल से प्रभावित होकर राज्य ने जिस तरह से विकास किया, जो विकास के आयाम तय किए, उन सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर आज का बजट जो है वो झारखंड सरकार पेश करने वाली है। और अब झारखंड बजट को पेश करने में महज ही कुछ घंटे बचे हैं और ऐसे में यह देखा जा रहा है कि वर्तमान सरकार जो है झारखंड की जनता को एक बहुत बड़ी, कई कोरोना से प्रभावित जनता जिस तरह से उभर के आई उनको एक बड़ी सौगात देगी। अगर खासकर बात की जाए तो यूनिवर्सल पेंशन योजना, जिसकी बात अभी कही जा रही है कि झारखंड में जो जरूरतमंद जो सामाजिक दायरे में आते हैं जिनको पेंशन मिलना है, पहले की एक कैटेगरी होती थी, एक कैटेरिया होता था, उसके तहत एक निश्चित लोगों को ही, निश्चित संख्या में ही लोगों को पेंशन दिया जाता था। चाहे विधवा पेंशन की बात की जाए, वृद्धा पेंशन की बात की जाए या विकलांग पेंशन की बात की जाए, एक निश्चित संख्या होती थी। लेकिन झारखंड सरकार इस बजट में एक बहुत बड़ी सौगात जो है ऐसे लोगों को देने वाली है जिनको पेंशन की आवश्यकता होती है और वो लंबे समय से पेंशन के इंतजार में रहते थे। तो ऐसे में झारखंड सरकार एक बहुत बड़ी पहल कर रही है। यूनिवर्सल पेंशन योजना इस बजट में लेकर आएगी, जो यहाँ के लोगों को, जो जरूरतमंद है, उन सारे लोगों को अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सीधे उनका जो प्रक्रिया है पेंशन पाने की, वो प्रक्रिया पूरी करने के बाद वो सीधे पेंशन के हकदार होंगे। तो ऐसे में इन लोगों की आस जो है आज के बजट से लगी हुई है और अब बजट जब कुछ घंटे बाद पेश किया जाएगा और पेश होने के बाद जब ये घोषणा की जाएगी कि झारखंड के लोगों को यूनिवर्सल पेंशन योजना का जो लाभ है झारखंड सरकार ने घोषित कर दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जी नियाज। जी बिल्कुल, यूनिवर्सल पेंशन योजना अगर लागू कर दी जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इसके अलावा कुमार, ये भी कहा जा रहा है कि राज्य के विकास के लिए इस बार हेमंत सरकार हो सकता है कि वो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े प्रोजेक्ट के अलावा उन छोटे उद्योग पे ज्यादा फोकस करे जो सीधे लोगों को जोड़ पाए।
और 20 साल के दरमियान यहाँ पे सत्ता जो है परिवर्तन होते रहा है और कई पार्टियों की सरकार यहाँ पे बनी, लेकिन सरकार ने कभी भी यहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए कोई ईमानदारी से पहल नहीं की, जिसका खामियाजा यह हुआ कि यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करने लगे। लेकिन वर्तमान में जो हेमंत सोरेन सरकार आई, हालांकि इसकी जो कार्यकाल का जो है अभी 1 वर्ष हुआ और 1 वर्ष लगभग कोरोना काल से ही प्रभावित रहा, तो कोरोना काल से प्रभावित होने के बाद भी राज्य सरकार यह पहल कर रही है कि राज्य में कम से कम लोगों का पलायन हो। इसको लेकर जो है हेमंत सोरेन सरकार जो है यहाँ के लोगों को जीवन और जीविका को सुधारने के लिए इस बजट में कुछ खास पेश करने वाली है। हालांकि जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े उद्योग की स्थापना की बात कही जा रही है, इस बजट में शायद देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो आम आदमी है, आम जनता है, जो रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनके लिए कुछ बड़ी सौगात, बड़ी घोषणा यह राज्य सरकार कर सकती है। तो ऐसे में वैसे लोग जो अपने रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं और वहां जाकर रोजगार करते हैं, हालांकि वहां की मजदूरी दर उन्हें कम मिलती है, तो ऐसे में राज्य सरकार यहाँ के जो पलायन कर रहे लोगों को रोकने के लिए जो पहल करेगी, जो घोषणा करेगी, उनके रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए जो योजनाएं लेके आएगी, तो आज के बजट में यह देखने को जरूर मिलेगा। जी नियाज जी बिल्कुल, कई तरह की योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। तो कुमार, आपको क्या लगता है कि किन किन सेक्टरों पे ज्यादा फोकस रहने वाला है इस बजट में? देखिए, सबसे बड़ा फोकस जो बातें छन के आ रही है आज के बजट में कि हेमंत सोरेन सरकार जो है जीविका और जीवन को तलाशने के लिए जो सबसे बेहतर आधारभूत संरचना होती है, वो आधारभूत संरचना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करेगी और उसको अपने बजट में शामिल करेगी। अगर खास की जाए तो जैसे अभी पूर्व में आपने सुना था कि मनरेगा में मजदूरी दर झारखंड सरकार ने बढ़ाई, तो ऐसे ही कई ऐसी योजनाएं हैं जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जैसे उद्योग धंधे को स्थापित करने के लिए झारखंड सरकार एक बड़ी सौगात जो है यहाँ के वैसे लोगों को जो लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं या कुटीर उद्योग के माध्यम से राज्य में ही रहकर अपने रोजगार की तलाश करना चाहते हैं या रोजगार करने के इच्छुक है, वैसे लोगों के लिए भी जो है वर्तमान सरकार जो है ऐसी घोषणा कर सकती है कि जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको रोकने के लिए कुछ लोन सुविधा या लोन की सुविधा दे सकती है या कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रेनिंग की सुविधा जो है कई योजनाओं के माध्यम से लाकर उन्हें यह सौगात दे सकती है कि आप लोग राज्य में रहकर राज्य में ही रोजगार करें। इससे 2 तरह की फायदे होंगे। एक तो यहाँ के लोग जो पलायन करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं उनको रोजगार के साधन मिल जाएंगे। दूसरी जो है यहाँ से उत्पादित जो लोग यहाँ पे जो छोटे छोटे उद्योगों का स्थापित करेंगे, कुटीर उद्योग को, तो उनकी जो उत्पाद होंगे उनको एक राज्य सरकार के माध्यम से उनको बेचने का भी जो आधारभूत संरचना है वो भी मिल जाएगा। दूसरी तरफ अगर जीवन की बात की जाए तो राज्य में अभी कई ऐसे जगह है जहां पेयजल की जो उपलब्धता है उसको वो सुगमता से उपलब्ध नहीं होता। आज भी कई क्षेत्रों में जो लोग हैं वो डीप बोरिंग के माध्यम से पेयजल या तालाबों के माध्यम से या हैंडपंप के माध्यम से पूरी तरह से निर्भर है। तो राज्य सरकार जो है इस बजट में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भी कई योजना लेकर आ सकती है जिससे राज्य के लोगों को स्वच्छ और शुद्ध पानी मिल सके। इसके साथ ही राज्य में कई ऐसी मेडिकल सुविधा की अगर बात की जाए तो राज्य में कई ऐसे मेडिकल अस्पताल है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अब तक डेवलप नहीं हुआ है, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, क्योंकि राज्य सरकार को कई मेडिकल कॉलेजों को लेकर किरकिरी भी हुई है। कई इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज जो है भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार में खोले गए थे। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप नहीं होने के कारण जो है एमसीए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन तीनों मेडिकल कॉलेज में नामांकन पे प्रतिबंध लगा दिया। तो ऐसे में राज्य सरकार इन तीनों मेडिकल कॉलेज के पुनरुद्धार के लिए भी कई घोषणाएं कर सकती है। जी नियाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर बिहार में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने भी बंगाल चुनाव पर बोलना शुरू कर दिया है। जब मीडिया की ओर तेजस्वी से सवाल किया गया कि उनकी पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि आरजेडी चुनाव प्रचार कर ममता बनर्जी को पार्टी टीएमसी को जितवाने का काम करेगी, लेकिन आरजेडी बंगाल में चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस पर तेजस्वी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। लोकतंत्र बना रहे, डेमोक्रेसी बना रहे और जो हमारा विचारधारा है पार्टी का, सभी लोगों को न्याय मिले और सेक्युलरिज्म की बात हम लोग जहाँ तक करते हैं
तो हमारा प्रायोरिटी है, ड्यूटी है कि हम परमानेंट फोर्सेस जो है, फासिस्ट जो फोर्सेस हैं, उनको सत्ता में आने से रोकने का काम करें। बीजेपी की जो लड़ाई है वहाँ साफ तौर पे जो है ममता जी के साथ वहाँ, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ममता जी के हाथों को मजबूत करें। वहीं शेखपुरा सदर अस्पताल का कायाकल्प कार्यक्रम के तहत स्टेट प्रोग्राम ऑफिस ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्था, आधारभूत सुविधाएं आदि की जांच की गई, जिसमें सदर अस्पताल के विभिन्न वार्ड, ओपीडी, इमरजेंसी सहित विभिन्न वार्डों का निरीक्षण भी किया गया। इसी कड़ी में स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल के आगे बने गार्डन को अस्पताल प्रशासन के द्वारा अच्छी तरह से तैयार कर लिया गया है, जो सदर अस्पताल के आकर्षण बना हुआ है। इसके साथ ही सदर अस्पताल में बाहर की व्यवस्था भी अच्छे से की गई है। वहीं अस्पताल में मरीजों के इलाज की सरल सुविधा प्रदान की जा रही है। हम लोग राज्य स्वास्थ्य समिति से कायाकल्प असेसमेंट के लिए आए हैं। ये हर साल जो होता है स्टेट के द्वारा असेसमेंट का काम किया जाता है। जो जिला इसमें टॉप करते हैं उन्हें 50 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में मिलती है। जो रनर होते हैं उनको 20 लाख रुपए की राशि मिलती है। शेष जो भी 70% से ऊपर के हॉस्पिटल आते हैं इसमें, उनको कमेंडेशन पुरस्कार के रूप में 3 लाख रुपए की राशि मिलती है। वहीं औरंगाबाद के नगरी थाना क्षेत्र के बहुवारा गांव के पास बाइक पर सवार अज्ञात अपराधियों ने 25 वर्षीय युवक को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद युवक को गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु दूसरे बेहतर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वहीं घायल ने बताया कि वह अकोड़ा गांव से काम करके साइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान बहुवारा के पास 2 अज्ञात बाइक सवार अपराधी ने नाम पूछकर गोली मार दी। हालांकि पीड़ित ने किसी को भी पहचानने से इनकार किया है। आपको गोली लगी, क्या घटना हुआ? पूरी घटना की अकोढ़ा से चलल थे 5:30 बजे और हुआ बहुआरा और थी परसा के बीच में लगल है 6 बजे लमसम, 6 बजे के लमसम। कौन, कितने लोग थे, किस लिए मारे? एक मोटरसाइकिल पर 2 थे। किसी को पहचाने? नहीं, मुंह बांधले था पूरा। क्या आकर के, क्या आप किस चीज से थे? हम साइकिल से थे। तो क्या कुछ आकर बोले कि डायरेक्ट? नहीं, गाड़ी रुका नहीं था, गाड़ी चलते रहता था, साइकिलें दोनों चल रहा था। कहा कि कहाँ घर है, तो एगो पीछे वाला बैठल था, वो कहा कि री, बस इतने पर गोली चला के चलते रहे। अभी लाए गए हैं यहाँ हमारे CHC में, और जैसा ये कह रहे हैं कि इन्हें गोली लगी है, इसको अभी प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए पहले एक्सरे करना होगा। एक्सरे करने के बाद मालूम पड़ेगा कि गोली लगी है या पिलेट्स हैं या जो कुछ भी लगा है, तो वो कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराने के बाद ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।